बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पिरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बाबर नदीम हेयर। कैसे हैं आप लोग? डियर एस्पिरेंट्स, लिमिटेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट और इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। आज मैं आपको इसकी जो स्कीम है उसके बारे में आपको एक्सपर्ट कर दूंगा और मैं इंशाल्लाह एक प्रोपोजिशन की मदद से आपको सारी की सारी स्कीम जो है इसकी जो है वो मैं समझाऊंगा। डियर एस्पिरेंट्स, कल ईद है, ईद उल जुहा है और आजकल जो है वो रोज़ा रखने की और दुरूद शरीफ पढ़ने की वैसे भी बहुत फजीलत है और आजकल तो बहुत ज़्यादा है। तो क्यों ना हम एक बार जो है वो दुरूद शरीफ जो है उसको पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने रहमत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, और यकीनन तू काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। ए अल्लाह, बरकत नाज़िल फरमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसे तूने बरकत नाज़िल फरमाई इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर। यकीनन तू काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। अच्छा डियर फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम लिमिटेशन एक्ट को स्टार्ट करें, उसका इंडेक्स देखें, मैं आपको उसकी स्कीम समझाऊं। लिमिटेशन एक्ट बना क्यों? देखिए, लॉ की मंशा ये नहीं है कि अगर एक बंदे को आज काज ऑफ एक्शन है तो 100 साल के बाद उसकी औलाद उठ के उस काज ऑफ एक्शन की बुनियाद पे आ जाए और आके जो है कोर्ट में केस कर दे। नहीं, लॉ ये कहता है, जो लॉ की मंशा है वो ये है कि अगर आपको कोई राइट है वायलेट हुआ है और आप उसको थ्रू कोर्ट इन्फोर्स करना चाहते हैं तो वेलकम, लेकिन विद इन अ लिमिटेशन आओगे। आप उस लिमिटेशन के बाद आओगे तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। बेसिकली लॉ क्या चाह रहा है? लॉ ये चाह रहा है कि एक जो लिटिगेशन है उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या किया जाए, उसका जो है वो उसका एक एंड हो जाए। ये ना हो कि वो काम जो है वो चल हो। तो डियर स्टूडेंट, मैंने इसके ऊपर जो है ना, इसके ऑब्जेक्ट एंड पर्पस की बाबत जो है मैंने एक जो है आप लोगों के लिए एक पैरा लिखा है, मैं उसको पढ़ता हूँ। वो कि आपको जो है वो जो है उसको पढ़ के बहुत सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी आपको। ठीक है, ले जी, ये है ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ लिमिटेशन एक्ट का। तो ये क्या कहता है जी? ये कहता है the law of limitation finds its roots in the maxim interest republicate or sit finis litem, which means that in the interest of state as a whole there should be a limit to the litigation। समझ आ गई आप लोगों को? एंड एक और मैक्सिम है, वो क्या कहता है? वेंगलेंटिवस नॉन डॉर्मेंटिवस जूरा सबवेनिट, which means the law will assist only those who are vigilant with their rights and not those who sleep upon it। तो वही बात जो मैंने आपको कही है, ठीक है, कि अगर कानून चाहता है, लैटिन मैक्सिम है कि अगर किसी ने अपने राइट को इन्फोर्स करवाने के लिए आना है तो विद इन टाइम आना है, और अगर वो नहीं आएगा तो ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैशिज के क्या है कि वो लॉ हेल्प द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट, उसकी बुनियाद पे उसको क्या कर दिया जाएगा? वो फारिग कर दिया जाएगा। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात मैं आपको बताऊं, आपने बड़ी बात सुनी होगी कि लिमिटेशन बार द रेमेडी बट नॉट द राइट। इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतनी बात एक छोटी सी मिसाल देके समझाऊंगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। पोजेशन अगर लेना हो तो उसकी लिमिटेशन होती है आई थिंक 12 साल, किसी से आपने एडवर्स पोजेशन लेना हो। अगर किसी शख्स ने 12 साल में वो दावा नहीं किया तो भाई 12 साल के बाद वो कोर्ट में वो पोजेशन लेने तो नहीं आ सकता। यानी बार द रेमेडी बट नॉट द राइट, लेकिन वो मालक रहेगा, वो क़यामत तक मालक रहेगा। अगर उसके पास कोई और रेमेडी है कि वो आर्बिट्रेशन के थ्रू ले सकता है पोजेशन या व्हाट्सोएवर अदर सोर्सेज हैं, तो उसके तहत
उसका राइट जो है वो महफूज रहेगा। तो आपको समझ आ गई बार द रेमेडी एंड नॉट द राइट का जो है वो मतलब क्या है, ठीक है। क्योंकि गासिब जो है, गासिब उसको कभी, उसका इलीगल एक्ट को कभी इस्लाम जो है वो कबूल जो है वो नहीं करता। और इस पे फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है 1991 की उर्दू में, जिसके तहत सेक्शन 28 जो है उसको नल एंड वाइड जो है वो डिक्लेयर किया गया। और अब आप जरा देखें तो सेक्शन 28 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सेक्शन 28 ये कंसेप्ट देता था कि वेयर द लिमिटेशन बार द रेमेडी इट आल्सो बार द राइट, यानी जब वो मालक नहीं, यानी जब वो रेमेडी नहीं एक्सरसाइज कर सकता तो वो प्रॉपर्टी, वो पोजेशन जो है वो उसका मालक भी नहीं रहेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को फिर बाद में क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब हम चलते हैं वापस, ठीक है। अच्छा, तो आपको समझ आ गई कि बेसिकली लिमिटेशन एक्ट क्या करता है, ये रेमडीज को बार करता है, ठीक है। आगे कहता है द लॉ ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइज द स्टैट्यूटरी टाइम फ्रेम, ठीक है, फ्रेम विद इन विच अ पर्सन मे इनिशिएट अ लीगल प्रोसीडिंग और अ लीगल एक्शन कैन बी ब्रॉट इफ, अच्छा, if a suit is filed after the expiry of time prescribed, it will be barred by limitation, ठीक है। It means that a suit brought before the court after the expiry of the time which with which a legal proceeding should have been initiated will be restricted। जी बोलें जी, समझ आ गई आपको। तो आपको लिमिटेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट एंड पर्पस बताया है याद रखने के लिए, और इंशाल्लाह जो है वो होप कि आपको जो है वो जो है वो याद रहेगा। अब डियर एस्पिरेंट, हम चलते हैं आगे। हम आगे चलते हैं, और इससे पहले कि मैं जो है वो आपको उसका इंडेक्स की तरफ बताऊं, मैंने आपके लिए एक प्रोपोजिशन लिखी है, ठीक है। मैं उस प्रोपोजिशन की बुनियाद के ऊपर जो है आपको लेके चलूंगा, और इंशाल्लाह सारा कॉन्सेप्ट जो है ना उसको मैं क्लियर करने की जो है वो कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जी मैंने प्रोपोजिशन आपके लिए क्या लिखी है, प्रोपोजिशन ये है, प्लेंटिफ इंस्टीट्यूटेड अ सूट, प्लेंटिफ ने एक सूट इंस्टीट्यूट किया है। बेसिकली जब प्लेन प्रेजेंट की जाती है तो उसको कहते हैं कि जी सूट इंस्टीट्यूट हो गया। और वो सूट किस चीज का है, फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो एक प्रॉपर्टी के लेन देन का है। और वो कौन सी डेट को दायर हो रहा है, 30/7/2020 को, विद द कंटेंशन दैट, और उसमें लिखा क्या है प्लेंट के अंदर कि ऑन 1/6/2017 वाज द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीमेंट, कि 1/6/17 को परफॉर्मेंस होनी थी, रजिस्ट्री होनी थी। उस दिन जो प्लेंटिफ था, ही वाज रेडी टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय पेइंग रिमेनिंग सेल कंसिडरेशन, वो बकिया पैसे देने के लिए प्लेंटिफ तैयार था, लेकिन डिफेंडेंट जो है उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यही वो वजह है कि मैं जो है वो ये सूट जो है वो दायर कर रहा हूँ। और जो डिफेंडेंट है उसने रिटर्न स्टेटमेंट बनाते हुए उसने कहा जनाब ये तो दावा ही होपलेसली टाइम बार्ड है, ठीक है। अब मैं आपके सामने कुछ क्यूरीज रखने लगा हूँ, वो क्या है, वो क्यूरीज क्या है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अच्छा, अब जो क्यूरीज हैं वो मैंने आपके लिए क्या क्यूरीज बनाई हैं। सबसे पहले ये है कि वेदर वेदर prima facie above mentioned suit had been instituted within prescribed time, बताओ भी क्या ये सूट विद इन टाइम जो है वो फाइल हुआ है। हाउ विल यू कंप्यूट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिमिटेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लिमिटेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। डियर फ्रेंड देखें, जो लिमिटेशन एक्ट है ना उसके एंड पे एक शेड्यूल दिया हुआ है, उसमें हर किस्म की अपील, हर किस्म का सूट, हर किस्म की एप्लीकेशन की डिटेल दी गई है, और फिर उसकी लिमिटेशन भी बताई गई है, ठीक है। और फिर ये भी बताया गया है कि वो लिमिटेशन जो है वो स्टार्ट कैसे होनी है। मसलन हम जरा वो जो शेड्यूल है जो एंड पे दिया गया हम उस पे चलते हैं। ये देखिए आप, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल आ गया आपके सामने। इसके देखिए कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द सूट, पीरियड ऑफ लिमिटेशन, और टाइम फ्रॉम विच पीरियड बिगन्स टू रन, कहां से वो टाइम जो है वो स्टार्ट होगा। आप अपने ज़हन में कोई भी सूट सोचें जो आपके ज़हन में कोर्ट में आपके ख्याल में बड़ा फाइल होता है। मसलन मैं आपको बताता हूँ
सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन, फर्ज कर कंट्रोल एफ, एक मिनट मैं आपको लेके चलता हूं उसके ऊपर। ये देखें, अगर वो कहता है सेक्शन 9 में आना है आपने, किसके लिए, वो पोजेशन के जी मुझे इलीगली डिस्पोजेस किया गया है, तो वो कहता है 6 मंथ में आना है। कितने दिनों में आना है? 6 मंथ में आना है। और अगर वो क्या कहते हैं कि उसका जो वो लिमिटेशन है वो कहाँ से शुरू होगा, वो होगा व्हेन द डिस्पोजेशन अकर। तो आपको तीनों चीजों की समझ आ गई। अच्छा, हमारी जो प्रोपोजिशन थी बच्चों, वो क्या थी? वो है एक सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में। इसके बारे में तो आइए लिमिटेशन के शेड्यूल में चलें और हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये देखें, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, आर्टिकल 113 कहता है लिमिटेशन 3 साल है और कहता है वो कब से शुरू होगी, द डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस, जो डेट लिखी हुई है ना परफॉर्मेंस की, वो वहां से स्टार्ट होगा। और अगर वो नहीं लिखी गई, और if no such date is fixed when the plaintiff has noticed that performance is refused, तो जब प्लेंटिफ को पता चलता है कि वो तो इसको परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां से वो लिमिटेशन क्या होगी, वो रन होगी। तो डियर एस्पिरेंट, तो हमारी जो प्रोपोजिशन है उससे बेसिकली कौन सा आर्टिकल रेलिवेंट है? आर्टिकल 113। तो अब हम फैक्ट्स के ऊपर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके अपने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा डियर एस्पिरेंट्स, तो हमारा भी सूट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का जो हमारी प्रोपोजिशन है उसमें एक तो हमें बात समझ आ गई कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसका आर्टिकल 113 जो है वो जो है उसके ऊपर क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, मसलन मैं एक बात बताता हूँ कि 3 ईयर लिमिटेशन है फ्रॉम द डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। तो हमारी प्रोपोजिशन में वो डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस कौन सी थी? वो थी 1/6/2017। यानी वहां से 3 साल के अंदर अंदर वो ये दावा जो था वो दायर कर सकता था। आगे मैथ है कि हम देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशन की डेट 20/3/2020 थी, तो दोनों में डिफरेंस जो है वो क्या 3 साल से कम आता है तो ज्यादा आता है। तो उसकी बुनियाद पे हम इस क्यूरी का जवाब देंगे कि क्या प्रेमा फाई ये दावा जो है वो मेंटेनेबल है, यानी ये विद इन लिमिटेशन दायर हुआ है या नहीं दायर हुआ। लेकिन डियर एस्पिरेंट, अब 1 मिनट के लिए वापस आए, देखिए मेरी बात सुने। ये जो शेड्यूल है ये बहुत अहम है, इसमें से पिछले साल क्वेश्चन भी आया, मैंने आपको बताया, मैंने इसके ऊपर आपको एक पूरा एक लेक्चर दिया। अच्छा, आप लोगों को ना यूट्यूब पे मेरे लेक्चर नहीं मिलते, तो आप ना प्ले लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल किया करें, प्ले लिस्ट का ऑप्शन, ठीक है। प्ले लिस्ट के ऊपर जब प्लेलिस्ट के ऊपर प्लेलिस्ट के ऊपर जो है ना आप जब क्लिक करेंगे ना, तो वो सारे के सारे जो है ना वो फोल्डर बने आ जाएंगे, जहां से आपको जो है इजीली वो जो है वो वीडियो जो है वो मिल जाएगी। मसलन मसलन आप देखें यहाँ पे कि जो लिमिटेशन एक्ट है, सॉरी सॉल्व पेपर कहाँ है, सॉल्व पेपर जो हम सॉल्व ये है ना, इसको खोले, ये वाले। अब इसमें एक है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। डियर एस्पिरेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें मैंने लिमिटेशन एक्ट का जो शेड्यूल है उसको याद करने का तरीका बताया है मैंने आप लोगों को। उसके अंदर मैंने कितनी चीजें बताई हैं आंसर में, आर्टिकल नंबर, उसके अंदर मैंने जो है वो आपको शेड्यूल के यानी पूरी उसका इसको उसकी डायसेक्शन करके उसको कैसे याद करना है, और उसके अंदर मैंने आपको ये बताया है कि उसमें किस तरह से सूट्स और एप्लीकेशन और अपील्स उनकी जो है वो डिवीजन वगैरह की गई है। तो डियर एस्पिरेंट, आपने मेरा लेक्चर सुनने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर जो वीडियो है ना इसको आपने जरूर देख लेना है, ताकि आपको वो शेड्यूल जो है उसको मेमोराइज करना जो है वो आ जाए। तो अब हम वापस ट्रैक पे जाते हैं और वापस अपने सूट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं कि अब ये जो हमारी क्यूरी है ये वाली, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं कि एक मिनट मैंने आपके लिए कुछ लिखा है, ये प्रोपोजिशन थी, ये हमारी क्यूरी है। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द सूट।
जो कि उस शेड्यूल का कॉलम नंबर 1 बात करता है, तो हमारा हमारा जवाब क्या है, हमारा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। डन हो गया। उसके बाद व्हाट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर इंस्टीट्यूट, वो है कॉलम नंबर 2 बताता है, और वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 113 वो कितनी है, वो 3 ईयर है। हमें दूसरे सवाल का भी जवाब मिल गया। और उसके बाद उसका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होगा, और यूजुअली जहां पे काज ऑफ एक्शन अराइज होता है ना, काज ऑफ एक्शन जहां से अराइज होता है वहीं से टाइम पीरियड जो है वो लिमिटेशन, तो जो डेट फिक्स थी वो वहां से काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। और अगर वो नहीं लिखा हुआ तो फिर अगर लेटर ऑन उसने जब रिफ्यूज किया तो वहां से उसका टाइम लिमिटेशन जो है वो क्या करेगी, वो रन करेगी। टाइम पीरियड फ्रॉम विच पीरियड बिगिंस टू रन, ये कॉलम नंबर 3 है, और वो हमें कहता है द डेट फिक्स फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, और वो क्या है, 1/6/2017। तो बच्चों अब हमने करना क्या है, अब हमने वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस वो और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन जब प्लेन को प्रेजेंट किया उनका आपस में उनको तफरीक कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जो बाकी बचेगा, देखिए आप मेरी बात सुने, सबसे पहले 30 दिनों में से एक दिन गया, बाकी कितने बने, 29 दिन। फिर 7 में से 6 गया तो 1 माह, और 20 में से 7 गए, बाकी 3 साल। यानी सूट दायर हुआ है 3 साल 1 माह और 29 दिन बाद। जबकि आर्टिकल 13 कहता है उसने कितनी देर में आना था, आर्टिकल 13 कहता है कि उसने 3 साल में आना था। तो फिर हमारी क्यूरी का जो जवाब है वो क्या है कि दिस सूट इज whether the time when suit has been within time, no, this suit is time barred। तो देखा कैसे हमने जो है वो जमा तफरीक करके तो हमने जो है उसकी लिमिटेशन निकाली। तो अब किसी भी जो भी आपके माइंड में कुछ सूट आता है उसकी लिमिटेशन जो है वो कहाँ पे लिखी हुई है, वो लिमिटेशन एक्ट में लिखी हुई है, और वहां से आप जो है उसको जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब हम आगे चलें थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक याद रखें कि जो शेड्यूल है उसके 3 कॉलम है। एक में नेचर ऑफ द सूट, देखें 3 किस्म की प्रोसीडिंग्स पे ये अप्लाई होता है लिमिटेशन एक्ट। एक तो क्रिमिनल पे नहीं अप्लाई होता, सिर्फ सिविल पे अप्लाई होता है, नंबर 1। और सिविल में सिविल में भी सूट्स हो गए, अपील हो गए और एप्लीकेशंस हो गए, और शेड्यूल की दर्जाबंदी भी उसी हिसाब से है। ठीक है, अच्छा अब हमने ये डिफरेंस निकाल लिया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, वो कहता है वेदर इट इज नेसेसरी टू फ्रेम इश्यूज रिगार्डिंग लिमिटेशन। कहता है क्या लिमिटेशन के बारे में जो है वो इशू फ्रेम करने जरूरी है। देखो बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, 2 3 4 5 बातें हैं। सबसे पहले आप याद रखें कि 95% जो होता है ना वो लिमिटेशन इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। 95% कि भाई एक बंदा कहता है जी कि मेरा दावा विद इन लिमिटेशन है, दूसरा कहता है नहीं जी विद इन लिमिटेशन नहीं है, ये दावा विद इन लिमिटेशन नहीं है। तो वो जो वो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है, वो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, और वो थ्रू जो है वो एविडेंस जो है वो स्टैब्लिश होगा। अजान हो रही, जरा वेट करें। हाँ जी, अच्छा 95% जो है वो लिमिटेशन इज अ मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है। यानी भाई एविडेंस है, एविडेंस के बाद फैसला होगा, तो लिहाजा एविडेंस के उसके लिए क्या किया जाएगा, इशू फ्रेम किए जाएंगे। ठीक है, जारी बात है जब वो कोई क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो तो कोर्ट ने डिटरमिन करना हो तो उसके ऊपर क्या किए जाएंगे, वो इशू फ्रेम किए जाएंगे। और 5% ऐसे होता है कि जब लिमिटेशन होता जो है वो प्योरली क्वेश्चन ऑफ लॉ रह जाता है। क्या मतलब, एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। अब मैं अब उसकी मिसाल दूं, उसकी मिसाल ये है कि प्लेंटिफ की प्लीडिंग से ही पता चलता है कि सूट टाइम बार्ड है। उसने कोई प्ली भी नहीं ली कि मैं लेट क्यों आया हूं, वो खुद उसने जो लिखा है वहां से पता चलता है कि भाई ये जो है वो क्या कहते हैं, ये विद इन लिमिटेशन नहीं है। तो फिर कोर्ट ने बगैर इशू फ्रेम किए जो है वो क्या करना है कि कोर्ट ने जो है वो जो है उसका केस का फैसला कर देना है। अच्छा एक बात याद रखें, अगर कोर्ट ने इशू फ्रेम करने के बाद, एविडेंस लेने के बाद फैसला किया तो उस सूरत में सूट क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है,
लेकिन अगर कोर्ट ने बगैर बगैर जो है वो एविडेंस लिए इनिशियल स्टेज के ऊपर वो किया, तो वो फिर क्या होगी, वो आर्डर 7 रूल 11 के तहत प्लेंट क्या हो जाएगी, प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। आपको मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब हमने दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब ढूंढ लिया। पहला हमारा क्वेश्चन क्या था, क्यूरी क्या थी, वेदर द premise above mentioned suit has been instituted within time, will you how will you compute the limitation, वो हमने सीखा। दूसरा ये था वेदर इट इज नेसेसरी टू फ्रेम इश्यूज रिगार्डिंग लिमिटेशन, तो वो मैंने आपको बताया है कि मोस्टली वो क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट, मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट होता है, लेकिन सम टाइम वो क्वेश्चन ऑफ लॉ इस तरह बन जाता है कि वो जो पार्टी होती है वो खुद ही ये कह रही होती है कि मैं टाइम बार्ड हूँ। मतलब एक बंदे ने एप्लीकेशन दी है टाइम बार्ड, साथ में कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन ही सेक्शन 5 की नहीं लगाई, तो वो क्या हो गया, वो तो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो टाइम बार्ड हो गया ना। चलिए अब एक और क्यूरी देखते हैं। What date is called the date of institution of the suit by when plaint is presented? ये इसलिए जरूरी है कि हमने क्या करना है, जमा तफरीक करनी है, क्या एक वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस और एक वो डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। तो इसलिए स्पेसिफिकली आपसे मैंने ये बात पूछी, क्यूरी रखी गई आपके सामने कि डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन, व्हाट डेट इज कॉल्ड डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जब प्लेंट जो है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और हमारे वाले केस में ऊपर प्लेंट कब प्रेजेंट हो रही है, 1/7/2020 को। ठीक है, अच्छा फिर वो कहता है व्हाट द कोर्ट विल डू इफ इट इज प्रूव दैट सूट इज टाइम बार्ड। ठीक है, इफ इट इज प्रूव्ड दैट द सूट इज टाइम बार्ड, तो कोर्ट क्या करेगा, लो तो ये मैं बता चुका हूं। इफ बिफोर एविडेंस, अगर एविडेंस से पहले ही वो प्रूव्ड हो गया है, यानी प्लीडिंग से ही हो गया है, तो फिर रिजेक्ट प्लेंट 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 अंडर आर्डर 7 और रूल 11, और आफ्टर एविडेंस क्या होगा, डिसमिस द सूट, वो सूट जो है वो उसको वो करेगा। अच्छा, और आफ्टर एविडेंस से पहले वो क्या करेगा, फ्रेम इश्यूज, फ्रेम इश्यूज। ठीक है, पहले इशू फ्रेम करेगा, फिर टेक एविडेंस एविडेंस, और आफ्टर एविडेंस वो सूट को क्या करेगा, डिसमिस करेगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक और बात है, अब कोर्ट ने जो इशू फ्रेम करना है वो क्या है, उसका बर्डन किस पे आना है। देखिए ये भी अब एक साइंस है। यूजुअली उसका एविडेंस किसके ऊपर आता है, वो डिफेंडेंट के ऊपर आता है इशू का। वो क्या आता है, वेदर इंस्टेंट सूट इज टाइम बार्ड, क्या ये सूट टाइम बार्ड है। ठीक है, और ओपीडी, और इसका जो वो रखा जाएगा, वो किस पे रखा जाएगा, वो जो है बारह सबूत किस पे रखा जाएगा, वो रखा जाएगा उसके ऊपर, डिफेंडेंट के ऊपर। ठीक है, लेकिन सम टाइम ऐसे भी तो हो सकता है जहां पे प्लेंटिव खुद ये बात कहना चाह रहा हो, मसलन एक एप्लीकेशन है तो वो उस एप्लीकेशन में ये बात कहता है कि जनाब मैं विद इन टाइम लिमिटेशन नहीं आया, लेकिन इन प्रोविजंस की बुनियाद पे जो है वो मेरा जो दावा है वो विद इन टाइम है। तो जब प्लेंटिव ही पहले स्टांस ले ले लिमिटेशन के बारे में, तो फिर जाहिर बात है ही हु असर्ट्स मस्ट प्रूव दैट, कि जो असर्ट करता है उसको फिर वो प्रूव भी करना पड़ता है। तो फिर वो किस पे चला जाएगा, प्लेंटिव के ऊपर बारह सबूत। लेकिन यूजुअली जो है, मोस्टली जो है वो बारह सबूत किसके ऊपर होता है, वो डिफेंडेंट के ऊपर होता है। ठीक है, तो आपको समझ आ गई मेरी बात की कि कोर्ट क्या करेगी, अगर तो बगैर एविडेंस के साबित हो रहा है कि जी वो क्या कहते हैं, जो है वो साबित हो रहा है कि जी वो टाइम बार्ड है, तो वो प्लेंट रिजेक्ट कर देगी। और अगर आफ्टर एविडेंस साबित हुआ है तो उसके लिए पहले इशू फ्रेम होंगे, फिर कोर्ट एविडेंस लेगी और एविडेंस के बाद उसको जो है वो देखेगी। आगे अगला है, what the court will do if no objection is raised by the defendant regarding limitation through his written statement। अगर डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन ही नहीं लिया तो कोर्ट क्या करेगी लिमिटेशन के बाद, इवन देन कोर्ट इज बाउंड सो मोटो, कोर्ट सो मोटो जो है वो क्या करने की पाबंद है कि वो लिमिटेशन का ऑब्जेक्शन ले, जुडिशियल नोटिस ले और उसके बारे में अपना जो है वो क्या करे, वो डिसीजन करे। आगे वो कहता है
how the court will compute the limitation if plaintiff if plaintiff proved through evidence that plaintiff could not institute a suit for 30 days as the court was closed during summer vacation. Further, plaintiff was prosecuted bona fidely at a wrong forum for 3 months. लो जी, अब मेरी बात सुने, इधर आए। उसका वो हमने जो प्रोपोजिशन में उसका जो निकाला था, हमने कहा था कि ये जो सूट है वो जो है वो क्या है जी, जो सूट है वो वो 1 माह 29 दिन क्या है, वो डिलेड है। लेकिन वो कह रहा है अगर वो कोर्ट में ये चीज साबित कर देता है, सॉरी ये है, अगर वो कोर्ट में ये साबित कर देता है कि जनाब मैं, एक तो समर वेकेशन थी, कोर्ट्स क्लोज थे, और दूसरा ये था कि जो है वो क्या कहते हैं, मैं बोनाफाइडली किसी और रॉन्ग फोरम पे जाके मैं दावा करता रहा हूं, तो मेरे 3 माह जो है वो वहां पे जाया हो गए। तो डियर फ्रेंड्स, अब मेरी एक बात सुने, तो वो जाहिर बात है अगर वो साबित कर देता है तो वो 30 दिन भी इसमें से क्या हो जाएंगे, 30 दिन भी माइनस हो जाएंगे, और 30 दिन और ये हाँ को मामा को ले आओ जल्दी करो। अच्छा, वो 30 डेज जो है वो भी माइनस हो जाएंगे, और जो 3 मंथ होंगे वो भी माइनस हो जाएंगे, और उसका दावा क्या हो जाएगा, वो विद इन टाइम हो जाएगा। तो बच्चों, जो मैंने आपको पहले जो बात समझाई थी ना, ये वाली ये वाली ए, ये वाली जो चीज समझाई थी, ये था जनरल रूल। ये वाला कि भाई जनरल रूल है कि जो शेड्यूल है उसके मुताबिक उसने आना है। बच्चों, ये है सेक्शन 3, ये है सेक्शन 3 लिमिटेशन एक्ट का। और ये जो मैंने आपके सामने मिसाल रखी थी, ये बच्चों जो जिसमें मैंने दो आपके सामने रखी थी, ये बच्चों आपका बाकी सारा लिमिटेशन एक्ट है। ये सारा, ये सेक्शन 4 से लेके सेक्शन 24 या 25 तक जो है वो सारी की सारी जो है वो एक्सेप्शन से डील करता है, एक्सेप्शन से डील करता है। जहां पे क्या होगा, जहां पे एक्सेप्शन से क्या मुराद है कि या तो टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा, टाइम क्या कर दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा सेक्शन 4 से 11, और यहाँ क्या किया जाएगा, टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो जायद टाइम एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो ये सेक्शन 12 से लेके सेक्शन 24 तक। तो बेसिकली एक पार्ट आपका ये है, ये वाला, ये आपका जो है ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, और टाइम एक्सटेंडेड वाला, और ये आपका जो है ये आपका पार्ट 3 है, जिसमें टाइम क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ गई, ठीक है, कि जनरल रूल के बाद भी अगर वो अपना केस साबित कर देता है किसी भी एक्सेप्शन में, तो उस एक्सेप्शन के तहत वो टाइम जो है वो उसकी लिमिटेशन में या एक्सटेंड कर दिया जाएगा या एक्सक्लूड करते हुए लिमिटेशन शेड्यूल के मुताबिक डिटरमिन की जाएगी, और फिर देखा जाएगा कि आया वो विद इन लिमिटेशन है या नहीं है। मसलन मसलन ये कितना था, 1 माह, इसमें से अब आप निकालें ना, 30 दिन छुट्टियों के निकालें, 30 दिन वो 1 माह, और 3 माह वो जो बोनाफाइडी, वो 4 माह निकल गए। तो पीछे ये कितना रह गया बच्चों, ये रह गया 2 ईयर्स, तकरीबन 2 साल, और 2 साल, और मेरा ख्याल है 11 मंथ, ये रह गए पीछे, ठीक है। तो अब लिमिटेशन शेड्यूल में आर्टिकल 113 में जाए तो वो 3 साल है, और 2 साल 11 माह उससे कम है, तो अब उसका सूट जो है वो विद इन जो है वो टाइम आ गया। तो बच्चों, यही चीज तो मैंने आपको जो है वो आगे चल के समझानी है। आगे नमाज का भी टाइम हो रहा है। देखिए, आप मेरी एक बात सुने, अब आ जाए आप शेड्यूल के उसके ऊपर, स्कीम के ऊपर। पहला पार्ट प्रीलिमिनरी का है, जिसमें वो डेफिनेशंस वगैरह दी हुई हैं, वो मैं आपको साथ के साथ करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो लिमिटेशन ऑफ सूट्स, अपील एंड एप्लीकेशंस, ये जहां पे वो टाइम क्या होगा, वो एक्सटेंड होगा सेक्शन 3 से 11। और फिर पार्ट 3 है, जिसमें क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जिसमें टाइम क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड किया जाएगा। और एक पार्ट 4 है, इंशाल्लाह इसको भी हम डिटेल में जो है वो हम देखेंगे। तो बच्चों, अब आप चलें, हम चलते हैं। अच्छा, शेड्यूल के बारे में वो लेक्चर मैंने आपको बताया, आप उसको सुनोगे, उसको कैसे मेमोराइज करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। अब आप आए इधर, अब देखें जो मैं आपको पढ़ा के आया हूँ ना प्रपोजिशन में, वो सारा मैं सेक्शन 3 पढ़ूंगा तो आपको सारी चीजें समझ आती चल जाएंगी।
सब्जेक्ट टू प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 to 25। क्यों भाई, समझ आ गई कि एक्सेप्शन है जहां पे टाइम लिमिटेशन या एक्सटेंड करना है और यहाँ क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, और फिर देखना है कि वो उसके मुताबिक जो है वो विद इन टाइम है या नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि सेक्शन 4 और 25 भी शामिल है। फिर क्या कहता है, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड। इसका मतलब है कि लिमिटेशन एक्ट जो है वो सिर्फ सिविल मैटर में सूट, अपील्स और एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है। ठीक है। आफ्टर द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड डे आफ्टर फर्स्ट शेड्यूल। लो भाई, ये तो मैं डिटेल में आपको बताया हूँ, ये तो मैं आपको डिटेल में बताया हूँ ये बात ना, कि लिमिटेशन में शेड्यूल में वो लिमिटेशन कैसे डिटरमाइन करते हैं। शेल, शेल का मतलब है कोर्ट बाउंड है, कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। बी डिसमिस्ड, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का इसलिए नहीं लिखा कि वो आफ्टर एविडेंस की बात कर रहा है, वो कह रहा है हर वो सूट उन उन एक्सेप्शंस को छोड़ के जो जो शेड्यूल के मुताबिक लिमिटेशन के बाद दायर हुआ है उसको क्या कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑल्दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज ए डिफेंस, ये वो बात है जो मैंने क्यूरी में लिखी थी, क्या कोर्ट सो मोटू कर सकते हैं? तो यस, कोर्ट जो है वो सो मोटू भी उसकी जो है वो सूट वगैरह को जो है वो खारिज कर सकता है, बशर्ते कि वो मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट जो है वो ना हो। ठीक है। तो बच्चों, ये था सेक्शन 3 और ये था शेड्यूल 1 और ये थी इसकी एक्सेप्शन। इंशाल्लाह हम सेक्शन 4 वगैरह को भी जो है वो अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो है वो लिमिटेशन एक्ट जो है वो उसकी स्कीम क्या है और या उसको हमने लेके कैसे चलना है। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नीचे जो स्टिकर चलता रहा आपके सामने इस पर भी गौर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में आपने याद रखना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।